Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, very soon your examination will be started, and I explain question and answer of economics, chapter number 4, globalization and the Indian economy. एंड व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? यू नो वेरी वेल, ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपने समझा होगा कि जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन कराया गया होगा तो इस ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको बताया गया होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है, कि वर्ल्ड की सारी कंट्रियां एक दूसरे के साथ इंट्रीगेशन बनाती हैं। ठीक है, जब हम ट्रेड को एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में स्प्रेड करते हैं, हम चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं से इंपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब इस ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में ये चैप्टर था। तो हम शॉर्ट में सिर्फ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन काफ़ी पास हैं, कभी भी एग्जाम हो सकते हैं, और ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एमपी बोर्ड के रिगार्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे इस पर, जहां पर लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स, कि ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि आंसर जो लिखा है इसका, ठीक है, क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, मैं एक बार यहाँ पर वीडियो रोक दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए, पढ़िए कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो देखेंगे आंसर जो लिखा हुआ है इसका, ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन between countries through foreign trade and foreign investment by मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस। ठीक है, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन को, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बेसिकली ये जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है, ये ग्लोब यानी वर्ल्ड की कंट्रीज को करीब लाने के लिए वर्ड यूज किया गया। तो ग्लोबलाइजेशन डिफाइन करता है इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज की इंटीग्रेशन को, ठीक है, कंट्रीज के बीच में, जो कि किन के द्वारा होते हैं, फॉरेन ट्रेड के द्वारा हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा होता है, और ये काम कौन करती है, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, जिसको एमएनसीज कहा जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, migration of people from one country to another, the flow of capital, finance from one country to another, and private and public investment from foreign countries all together contribute to globalization। तो अब देखिए ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जैसे ही फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होता है, लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब पा जाना, ठीक है, कि ये एक कंट्री से अनदर कंट्रीज पर ट्रेवल करते हैं। द फ्लो ऑफ कैपिटल, फाइनेंस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, कि जो कैपिटल का क्या कहना चाहिए, फ्लो है, वो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज पर जाता है। कैपिटल का मतलब आप पूंजी समझ सकते हैं, पैसा समझ सकते हैं। अनदर एंड प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल टुगेदर कंट्रीब्यूट टू ग्लोबलाइजेशन, की पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज में किया जाता है, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर लिखा है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स। अब बैरियर्स का मतलब क्या होता है बेटा, बाधाएं। ठीक है, तो यहाँ पर लेके व्हाट वाज द रीजन फॉर पुटिंग, कि वो क्या रीजन थे कि जब फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैरियर्स लगाया गया था। ठीक है, एंड व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स, और इन बैरियर्स को बाद में रिमूव क्यों कर दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे द मेन रीजन फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट अर्न बाय प्रोड्यूसर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ अवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। अब देखिए क्या मतलब है यहाँ पर, कि बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने अपने घर के इन्वेस्टर्स के लिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके इंटरेस्ट के लिए ये बैरियर लगाया था कि जब फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आ जाएंगी तो फॉरेन कंपनी से जो इंडिया की कंपनी थी वो कंपटीशन नहीं कर पाती थी। ठीक है, कंपटीशन इनका कम हो जाता था, वो कम दामों पर अच्छी चीज़ें भी बेच देते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो देखेंगे यहाँ पर क्लियर लिखा है कि किस चीज़ के बारे में लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पर कि वॉज टू प्रोटेक्ट, कि बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों लगाया, वॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट अर्न बाय प्रोड्यूसर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ अवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, कि हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे, जो भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे, वो फॉरेन कंपनी के आने से ऐसा लगा इंडियन गवर्नमेंट को कि वो उनका प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, वो इन कंपनीज से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने बैरियर्स लगा दिया था। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, कि व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दिस बैरियर्स, लेकिन बाद में इन बैरियर्स को हटाना क्यों पड़ा भारतीय सरकार को। तो लिखा है यहाँ पर
सिंपल से कि बट लेटर इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट दैट फॉरेन कॉम्पिटिशन वुड इंकरेज इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड रिमूविंग दीज बैरियर्स वुड इंक्रीज ट्रेड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अब देखिए कि बाद में इंडियन गवर्नमेंट को ये लगा कि यार इनके पास यदि कंपटीशन नहीं होगा हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज के पास, छोटी छोटी कंपनियों के पास, तो ये अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब हमारा कोई कॉम्पिटिटर होता तो हम उससे अच्छा करने की कोशिश में कुछ अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो यही कि बट लेटर इट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट दैट फॉरेन कंपटीशन वुड इंकरेज, कि फॉरेन कंपटीशन, इंडियन गवर्नमेंट को ये लगा कि फॉरेन कंपटीशन इंकरेज करेगा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, किस चीज़ के लिए, कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं वो अच्छा प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, इसीलिए बाद में इन बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया ताकि इंक्रीज ट्रेड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन कंट्री, की जो भी ट्रेड में जो भी गुड्स का यूज़ किया जाता है उनकी क्वालिटी इम्प्रूव्ड की जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे क्वेश्चन को सबसे पहले कि हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ हेल्प कंपनीज, की फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। ठीक है, लेबर लॉ यानी श्रम कानून जो बनाया गया था उस पर फ्लेक्सिबिलिटी कंपनीज को कैसे हेल्प कर रही थी। फ्लेक्सिबिलिटी इसका मतलब इजीली लेबर प्रोवाइड हो जाना कंपनीज को। ठीक है, लेबरों को हायर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं जाना, तो ये कहलाती है फ्लेक्सिबिलिटीज। तो ये इस आंसर को समझेंगे आप कि फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ हेल्प कंपनीज बिकॉज इट हेल्प टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट instead of hiring workers on a regular basis. Companies hire workers flexibility for short period when there is intense pressure of work. अब देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ हेल्प कंपनीज बिकॉज इट हेल्प टू अटैक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि बेसिकली इनके द्वारा वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर अटैक करते थे। कैसे, कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता था इनका, ठीक है, फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट करना था तो उनके लिए लेबर की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ लिखा कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि ये रेगुलर बेसिस पर वर्कर्स को हायर नहीं करते थे। कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए वर्कर्स को हायर करते थे, काम हो जाता था तो उनको निकाल देते थे। व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, और इससे क्या होता था कि जो लेबर्स थे उनके ऊपर वर्क का प्रेशर बढ़ जाता था। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। बेसिकली ऐसे लेबर हायर करने में उनका जो कॉस्ट होता था लेबर हायर करने का वो कम होने लगा, वो ज़्यादा कम रेट में भी लेबर हायर कर लेते थे। However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in labor law. The competition in the market is increasing each day. And if the government does not allow flexibility with these law, the foreign companies will not be able to reach their desired profit level. देखिए, तो जो फॉरेन की कंपनीज आती थी, यदि उनके लिए लेबर लॉ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, जब उनको इजीली लेबर मिलने लगा, कम रेट पर लेबर मिलने लगे, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए लेबर मिलने लगे, तो फॉरेन कंपनियां जो थी वो इंडियन मार्केट के लिए अट्रैक्ट होने लगी। ठीक है, अट्रैक्ट होने लगी क्योंकि लेबर यहाँ पर इजीली मिल जाते थे, चीपर रेट पर मिल जाते थे, तो उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इसीलिए लिखा कि द फॉरेन कंपनीज विल नॉट बी एबल टू रीच देयर डिजायर प्रॉफिट लेवल। यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती लेबर लॉ पर, ठीक है, तो ये जो फॉरेन कंपनीज थी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए सोचती, और शायद हो सकता है कि वो इन्वेस्ट ना करती। ठीक है, नेक्स्ट यदि आप देखें तो अगला क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया, क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं पर सारे क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, जो जरूरी होंगे वही उन्हीं क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर है नेक्स्ट में कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैड नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये यूनिफॉर्म नहीं है हर कंट्रीज के लिए, एक जैसा नहीं है कि भैया कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट यदि आज डेवलप्ड कंट्रीज पर बहुत अच्छा पड़ा, उन्होंने प्रॉफिट गेन किया, तो डेवलपिंग कंट्रीज का क्या होगा। ठीक है, तो यही बोला है कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कि जो इम्पैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का वो यूनिफॉर्म नहीं होता, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम एक्सप्लेन करते हैं, लिखा कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म बिकॉज ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज हैव गेन्ड प्रॉफिट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। कि सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाता है ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, द डेवलपिंग कंट्रीज आर ओनली अ सोर्स ऑफ सेटिंग इंडस्ट्री एंड गेटिंग चीपर लेबर। तो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, इनके पास सिर्फ सोर्स होता है कि अपनी इंडस्ट्री को सेट करने का, और चीपर लेबर मिलेंगे तभी इनका काम आगे बढ़ता है। एंड द इंटायर प्रॉफिट आर अर्न बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। और जो इंटायर प्रॉफिट है, ठीक है, कि डेवलपिंग कंट्रीज ने इंडस्ट्री सेटअप कर दिया, लेबर चीपर दिलवा दिए, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट डेवलप्ड कंट्रीज को मिल जाता है। द स्मॉल
Industries and companies in developing countries have constantly been facing challenges in term of earning profit and bring their goods in the market। ठीक है, कि देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखा है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है कि वो कॉन्स्टेंटली काफ़ी सारे फेसेस चैलेंजेस को फेस करते हैं इन टर्म ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, किस चीज़ के लिए कि अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एंड ब्रिंग देयर गुड्स इन द मार्केट, और अपनी चीज़ों को अपने गुड्स को मार्केट में लाने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस को उनको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में एक्सप्लेन किया है। आई होप ये ग्लोबलाइजेशन वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप आंसर लिखें, मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा है लेकिन ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से आता है, तो कोशिश ये कीजिए कि इन सारे टर्म्स को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है, किसी भी क्वेश्चन को गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।